नमस्ते बच्चों। आज हम कृतिका भाग 1 से पाठ 2 मेरे संग की औरतें पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका है मृदुला गर्ग। लेखिका का जीवन परिचय देखते हैं। समकालीन हिंदी साहित्य की अग्रणी लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म 1938 कोलकाता में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए किया और 3 साल तक वहीं पर अध्यापन कार्य भी किया। भारत के विभिन्न नगरों में रहने के बाद दिल्ली में स्थायी रूप से रहकर स्वतंत्र लेखन कार्य भी किया। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध विधा पर आधारित उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। उनके उपन्यासों में कथानक की विविधता, नयापन है, जो कहानियों में समाज की समस्याओं का निरूपण हुआ है। उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्यकार सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ का वाग्देवी पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं उनके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, मैं और मैं तथा कठ गुलाब, संगति विसंगति, एक और अजनबी, जादू का कालीन आदि। मेरे संग की औरतें एक नई प्रकार की शैली में लिखा गया संस्मरणात्मक गद्य है। यह परंपरागत तरीके से जीते हुए लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, इस पाठ में बताया है और ऐसी औरतों पर केंद्रित है। पाठ पढ़ते हैं। मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों का खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ही न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। मर्म होता है बेटा रहस्य। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी यानी बेटा पर्दा करने वाली थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। बैरिस्ट्री यानी होती है बेटा वकालत की पढ़ाई, और विलायत यानी विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। इजहार करना यानी प्रकट करना या उनसे कहना, यानी जब उनके नानी के पति विदेश बैरिस्ट्री पढ़ने चले गए थे और वहाँ से विदेशी रंग ढंग में ढलकर जब वो अपने स्वदेश लौटे तो उसका प्रभाव उनकी नानी पर कभी नहीं पड़ा। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर हो उठी। बेटा मुँहजोर होता है बहुत बोलने वाली, यानी पहले जब नानी इतना नहीं बोलती थी, लेकिन उनकी माँ की जब शादी की उन्हें चिंता हुई तो उन्हें बोलने पे मजबूर कर दिया। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की, आखिर वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर वह नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब तो नानी ने कहा वह और भी हैरतअंगेज था यानी बेटा हैरान करने वाला। उन्होंने कहा वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है
और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों की फरमाबरदार से हो यानी उनकी आज्ञा से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए इतना जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। लेखिका ने यहाँ बताया है कि उन्होंने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में सुना था कि वो अनपढ़ थी, फिर भी उनके मन में देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। इसी कारण उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने पति के मित्र क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को बुलाकर उनसे अपनी इच्छा प्रकट की कि वे अपनी बेटी की शादी किसी देशभक्त क्रांतिकारी से करना चाहती है। उनकी इस भावना में देश की आज़ादी का पवित्र भाव था। जीवन भर पर्दे में रहकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए परपुरुष से बात करने की हिम्मत दिखाई। इससे उनकी ममता में स्पष्टवादी, संकोच रहित, साहसी व्यक्तित्व और मन में समाई हुई स्वतंत्रता की भावना को प्रकट होती है। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धैला एक नहीं था। बेटा, पुश्तैनी क्या होता है? माता पिता से प्राप्त या खानदानी धेला यानी पुराने ज़माने में कम मूल्य की मुद्रा या पैसे का आधा। ICS क्या होता है बेटा? ICS देश में प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु ली जाने वाली परीक्षा होती थी। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी ही नाजुक थीं, नाजुक यानी कोमल थी। उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। छीका क्या होता है बेटा? वो दूध दही या आदि मटकी में टांगने की जो रस्सी होती है ना, वो